इसमें आ जाते हैं, हम करेंगे GIT हार्मोन्स। और आज के लेक्चर में है कि GIT फिजियोलॉजी हम करने लगे हैं। GIT फिजियोलॉजी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फिजियोलॉजी वी आर गोइंग टू स्टार्ट। और इसमें जो है ना कुछ रेगुलेटरी सब्सटेंसेस के बारे में हम स्टडी करेंगे। रेगुलेटरी सब्सटेंसेस, और इस रेगुलेटरी सब्सटेंसेस के उसके सोर्स, एक्शंस और उसकी रेगुलेशंस और उसके कुछ एक्स्ट्रा नोट्स होंगे। ठीक है, अब जो है रेगुलेटरी सब्सटेंसेस में आ जाते हैं। एक है हमारे पास, फर्स्ट है गैस्ट्रिन, और द सोर्स ऑफ रेगुलेटरी सब्सटेंसेस इज G cells। ठीक है, और these G cells are present in the antrum of the stomach, or these G cells are present in the duodenum, antrum of the stomach and in duodenum. Okay, or the action of the G substances. What is the action of the G substances? These increase the gastric acid secretion, HCl secretions को इंक्रीज़ करते हैं। इंक्रीज़ गैस्ट्रिक मुकोसा, ग्रोथ ऑफ गैस्ट्रिक मुकोसा। जब HCl लगता है ग्रोथ ऑफ गैस्ट्रिक जो मुकोसा है, गैस्ट्रिक वाला जो मुकोसा है उसकी ग्रोथ को इंक्रीज़ करवा देता है। दूसरा, ये इंक्रीज़ करते हैं गैस्ट्रिक मोटिलिटी को, इंक्रीज़ कर देते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो है ना हम करेंगे, नेक्स्ट जो है हम इसकी रेगुलेशंस पढ़ेंगे कि इसको रेगुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, रेगुलेशन हम करेंगे। रेगुलेशन जो है इसको इंक्रीज़ करते हैं, इंक्रीज़ बाय स्टमक डिस्टेंशन, और ये इंक्रीज़ होते हैं इन अल्कलाइनाइजेशन ऑफ द स्टमक। एसिडिटी डिक्रीज़ हो जाए, इसका मतलब ये या तो स्टमक में अमाइनो एसिड के कॉन्टेक्ट्स इंक्रीज़ हो जाए, अमाइनो एसिड्स जो है वो इंक्रीज़ हो, और इंक्रीज़ इन पेप्टाइड्स। इसके अलावा जो है वेगल स्टिमुलेशन, इंक्रीज़ बाय वेगल स्टिमुलेशन से इंक्रीज़ हो जाते हैं। और दूसरा ये है बाय गैस्ट्रिन रिलीजिंग पेप्टाइड, और ये वेगल स्टिमुलेशन कैसे हैं, गैस्ट्रिन रिलीजिंग पेप्टाइड के ज़रिए। और दूसरा है कि ये डिक्रीज़ करते हैं बाय द pH। अगर pH 1.5 से कम हो तो इसकी लेवल जो है वो डिक्रीज़ हो जाएंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं कि इसमें है कि इसके लेवल को जो है ना एक्स्ट्रा नोट्स, कुछ और एक्स्ट्रा नोट्स जो है वो इसके बारे में लिखेंगे। और वो हैं एक्स्ट्रा नोट्स इसके बारे में ये हैं कि जो क्रॉनिक PPI जो है ना, जो लोग क्रॉनिक PPI यूज़ करते हैं ना, वो इंक्रीज़ करते हैं इसके लेवल्स को। सो इस इंक्रीज़ बाय क्रॉनिक PPI यूज़। और दूसरा ये है क्रॉनिक एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस, और किसी को क्रॉनिक नॉट एक्यूट, जो क्रॉनिक एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस हो तो वो इंक्रीज़ करवा देते हैं गैस्ट्रिन हार्मोन की सिक्रीशन, जैसे कि H. पाइलोरी में हो क्रॉनिक इन्फेक्शन हो। ठीक है, और दूसरा ये है कि इसको बहुत ज़्यादा ये इंक्रीज़ हो जाते हैं इंटू ज़ोलिंगर्स-एलिसन सिंड्रोम, जो कि गैस्ट्रोनीमा है। और इसमें ये हो जाता है कि एब्नॉर्मल प्रोडक्शन हो रही होती है, नॉट अ फीडबैक मैकेनिज़्म के ज़रिए, और इसमें बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिन्स प्रोड्यूस होते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास नेक्स्ट हार्मोन है, वो है हमारे पास है सोमेटोस्टेटिन ड्रग्स। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है सोमेटोस्टेटिन। सबसे पहले हम करने लगे हैं कि उसके सोर्स, सोमेटोस्टेटिन का सोर्स क्या है। ठीक है, तो इसमें है कि D सेल्स इसको रिलीज़ करते हैं। D सेल्स जो पैंक्रियाटिक आइलेट्स जो है ना, पैंक्रियाटिक आइलेट्स वो इसको रिलीज़ करते हैं, और GI म्यूकोसा से ही रिलीज़ होते हैं। और दूसरा फिर हम इसके बाद सोमेटोस्टेटिन का एक्शन देखते हैं कि इसके एक्शंस क्या हैं। एक्शंस जो है ना इसको है कि ये डिक्रीज़ करते हैं गैस्ट्रिक एसिड को डिक्रीज़ करवा देता है। इसके अलावा ये डिक्रीज़ करवाता है पेप्सिनोजन की सिक्रीशंस को, पेप्सिनोजन सही। और गैस्ट्रिक एसिड, दूसरा ये है कि ये डिक्रीज़ करता है पैंक्रियाटिक एंड स्मॉल इंटेस्टाइनल फ्लूइड की सिक्रीशंस को। ठीक है, और दूसरा ये है कि ये डिक्रीज़ करता है गाल ब्लैडर के कॉन्ट्रैक्शन को।
चौथा ये है कि ये करते हैं डिक्रीज इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन रिलीज़ को, इंसुलिन और ग्लूकागॉन रिलीज़ को ही डिक्रीज़ करवा देते हैं। अब उसका क्या है कि इसकी रेगुलेशन, इसको कैसे रेगुलेट किया जाता है कि मतलब इसके सिक्रीशंस रेगुलेट कैसे होती है, ठीक है। इसकी सिक्रीशन जो है ना वो इंक्रीज़ होती है बाय स्टमक एसिड। अगर स्टमक में कोई एसिडिटी इंक्रीज़ हो जाए ना तो ये इसकी सिक्रीशन को। दूसरा ये है कि इंक्रीज़ होता है बाय वेगल स्टिमुलेशन। और फिर उसके बाद हम करेंगे कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा नोट्स इसके बारे में जो अगर हमने करने होगा तो इसमें ये है कि इनहिबिट करते हैं सिक्रीशन ऑफ वेरियस हार्मोन, इनहिबिट्स करते हैं सिक्रीशन ऑफ वेरियस हार्मोन्स, ठीक है, सिक्रीशन ऑफ वेरियस हार्मोन्स, ठीक है। और दूसरा ये है कि ये जो है, और इसका मतलब ये है कि दिस इंकरेज द सोमेटोस्टेसिस। और इसके अलावा ये परफॉर्म करते हैं ऑक्रियोटाइड जो है ना, ऑक्रियोटाइड्स जो है इसमें हैं वो हैं कि ये एनालॉग हैं जो कि ट्रीट करते हैं, लोग इसको यूज़ करते हैं एक्रोमेगैली में, कार्सिनॉइड सिंड्रोम में, और साथ में वेरिशियल ब्लीडिंग, वेरिसिस जो है ना, वेरिशियल ब्लीड हो तो उसमें ये लोग इसको यूज़ करते हैं, इसमें टेस्टेटिन एनालॉग्स यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो हार्मोन है वो है सिक्रेटिन हार्मोन, ठीक है। थर्ड वन वी आर हैविंग द सिक्रेटिन हार्मोन्स, ठीक है। अब जो ये सिक्रेटिन हार्मोन्स जो है ना ये अपने काम कैसे एक तो है क्या, अब इस पहले जो है ना सोर्स जो है सिक्रेटिन के सोर्स जो हैं, अब ऐसे सिक्रेटिन ऐसे हैं कि सेल्स जो हैं और ये प्रेजेंट हैं, दीज सेल्स आर प्रेजेंट इन द डिडिनम, ठीक है, तो ये डिडिनम से रिलीज़ होते हैं। दूसरा ये नेक्स्ट हम कहेंगे कि इसके एक्शंस क्या क्या हैं, ये इंक्रीज़ करते हैं पेंक्रियाटिक बाइकार्बोनेट के सिक्रीशंस को, ठीक है। पेंक्रियाटिक HCO3 जो है ना, HCO3 विद नेगेटिव चार्ज बाइकार्बोनेट की सिक्रीशंस को इंक्रीज़ करवा देते हैं। दूसरा ये डिक्रीज़ करता है गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन, तो मतलब ओवरऑल ये क्या काम कर रहे हैं, एसिडिटी को डिक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है। और थर्ड वन ये करते हैं इंक्रीज बाइल सिक्रीशन। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम इसकी रेगुलेशंस देखते हैं कि इसको रेगुलेट कैसे किया जाता है, इसकी सिक्रीशंस को कैसे रेगुलेट। इंक्रीज बाय फैटी एसिड्स, इंक्रीज बाय फैटी एसिड्स, इंक्रीज बाय फैटी एसिड्स एंड अमाइनो एसिड्स, इसको रिलीज़ करवा देते हैं कि ये दोनों इसकी रेगुलेशंस को इंक्रीज़ करते हैं। थर्ड वन हम इस पर कुछ एक्स्ट्रा नोट्स हैं कि ये जो है ना एक्ट्स ऑन द न्यूरल मस्कुलेनिक जो है ना, न्यूरल मस्कुलेनिक पाथवे पे एक्ट करते हैं और काज करते हैं टू कॉज पेंक्रियाटिक सिक्रीशंस काज करवा देते हैं। सॉरी, दीज जो है ना HCO3 की प्रोडक्शन इंक्रीज़ करवा रहे हैं ना, तो दीज इंक्रीज HCO3 जो है न्यूट्रलाइज करते हैं, वही एसिडिटी को ही करना होता है, ठीक है। न्यूट्रलाइज गैस एसिडिटी, जो गैस्ट्रिक एसिडिटी है ना एसिड, और वो गैस्ट्रिक एसिडिटी जो कि डिडिनम के अंदर ही गई, और फिर उसके बाद इसी एसिडिटी जैसे ये अलाउ करवाते हैं, अलाउ द पेंक्रियाटिक एंजाइम्स टू परफॉर्म द पेंक्रियाटिक एंजाइम्स to perform functions. नेक्स्ट है हमारे पास रेगुलेटरी सब्सटेंस ऑफ द GIT सिस्टम जो कि है हमारे पास होली सिस्टोकाइनिन, ठीक है। काइनिन का वर्ड तो हमने फिजिक्स वगैरह से हैं लिया हुआ, सिस्टो सेल्स हैं और पॉली गॉल ब्लैडर्स हैं।
ठीक है। तो अभी कोलेसिस्टोकाइनेज जो है ये सिक्रीट होते हैं बाय द आई सेल्स, और वो भी डिडनम एंड जेजुनम के आई सेल्स इसको रिलीज़ करवा देते हैं। दूसरा ये एक्शन परफॉर्म करते हैं, ये क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ये इंक्रीज़ करता है पेंक्रियाटिक सिक्रीशंस को, और दूसरा ये इंक्रीज़ करता है गाल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन को, दिस इंक्रीजेस द बाउल प्रेशर एंड इट डिक्रीजेस द गैस्ट्रिक एम्पटिंग, एंड इसके अलावा जो है लास्ट वन, इट इंक्रीजेस द स्फिंक्टर ऑफ ऑर्डर, ठीक है, रिलैक्सेशन, स्फिंक्टर ऑफ ऑर्डर की रिलैक्सेशन को इंक्रीज़ करा देते हैं। स्फिंक्टर ऑफ ऑर्डर जो कॉमन बाइल डक्ट और पेंक्रियाटिक डक्ट जहाँ से जाते हैं, ये मिलकर एक एम्पुला फेटर बनाते हैं और इसी के आसपास जो है ना ये सीकम में जाके ओपन हो जाते हैं, और यहाँ पर जो मसल्स प्रेजेंट है दीज आर द स्फिंक्टर ऑफ द ओर्टाई मसल्स। ये कॉमन बाइल डक्ट हैं, ये पेंक्रियाटिक डक्ट है, और जो कॉमन बाइल डक्ट पेंक्रियाटिक डक्ट्स उसके बाद एम्पुला फेटर बनते हैं, फिर उसके बाद स्फिंक्टर ऑफ ओर्टाई मसल्स। दूसरा क्या है कि हम इसके बाद कहेंगे कि इसकी रेगुलेशंस जो है ना ये इंक्रीज़ होता है बाय फैटी एसिड्स एंड अमाइनो एसिड्स, ठीक है। इसका जो रेगुलेशन है वो इंक्रीज़ होता है बाय फैटी एसिड्स एंड अमाइनो एसिड्स, ठीक है। और दिस एक्ट्स ऑन द न्यूरोनल मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स, और ये कॉज करवाते हैं कि पेंक्रियाटिक सिक्रीशंस कॉज करवा देते हैं। नेक्स्ट हार्मोन हमारे पास है, नेक्स्ट रेगुलेटरी सब्सटेंस ऑफ द GIT सिस्टम वी आर हैविंग द, and that is glucose dependent insulinotropic peptide. Glucose dependent insulinotropic peptide. Glucose dependent insulinotropic peptide is released by the key cells of duodenum and jejunum, and these और इसके एक्शंस फंक्शंस क्या हैं, ये एक्सोक्राइन फंक्शन भी परफॉर्म करता है इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड, और एक्सोक्राइन फंक्शन इसका ये है कि ये डिक्रीज़ करता है गैस्ट्रिक हाइड्रोजन गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन को, हाइड्रोजन सिक्रीशंस को, और इसके अलावा ये एंडोक्राइन फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं, एंड दैट वन इज़ इंक्रीज इंसुलिन रिलीज। फिर उसके बाद इसका है कि इसकी रेगुलेशन होती है फैटी एसिड एंड अमाइनो एसिड्स, और इसकी रेगुलेशन है बाय फैटी एसिड्स, अमाइनो एसिड्स एंड ओरल ग्लूकोज, नॉट IV ग्लूकोज, ठीक है। इसके अलावा आपने यहाँ पे लिखना है नॉट IV, ठीक है। जो हम IV देते हैं उससे नहीं रिलीज़ होंगे, ओरल ग्लूकोज से भी। और इस ग्लूकोज इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड जो है ना, ये इसको हम गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड्स भी कहते हैं, ठीक है। और जो ओरल ग्लूकोज लोड जो है वो इंक्रीज़ करता है इंसुलिन को, इसीलिए एक और है कि ओरल जो ग्लूकोज हम देते हैं, ग्लूकोज लोड जो है ना वो इंक्रीज़ करते हैं इंसुलिन कंपेयर टू IV ग्लूकोज, इसकी वजह से कंपेयर टू IV ड्यू टू गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड सिक्रीशंस की वजह से। दिस इज द एक्स्ट्रा नोट्स, ओके। नेक्स्ट हमारे पास सिक्रीशंस रेगुलेटरी सब्सटेंस ऑफ द GIT सिस्टम हमारे पास इसके बाद है, और वो है हमारे पास मोटलिन। दिस इज़ माय फेवरेट वन, सॉरी मोटलिन। एंड नेक्स्ट मोटलिन जो है ना ये रिलीज होते हैं बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन्स। स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ भी लिखो तो उसका मतलब है कि डिडनल पार्ट, जेजुनल पार्ट एंड आइलियम पार्ट, तीनों पार्ट से ही रिलीज़ होते हैं। और जिस मोटलिन जो है ना प्रोड्यूस करता है माइग्रेटरी, इसका फंक्शन क्या है कि दिस प्रोड्यूसर्स आर माइग्रेटिंग मोटर कॉम्प्लेक्सेस, सही, जिसको MMC से के, और ये इंक्रीज़ होते हैं, रेगुलेशन इसकी ये है कि इंक्रीज़ होता है इन
फास्टिंग स्टेट में। और इस पर कोई एक्स्ट्रा अगर नोट्स लिखना वो ये हैं कि जो मेटिलिन रिसेप्टर एगोनिस्ट, मोटिलिन के एगोनिस्ट जो हम देते हैं ना, इसके रिसेप्टर के एगोनिस्ट, जैसे कि EG फॉर एग्जांपल एक एंटीबायोटिक है ना, एरिथ्रोमाइसिन आ जाता है, मैक्रोलाइड्स ही है, ठीक है, एरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक ही है, ये परफॉर्म करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं एनेस्ट्रल, वो स्टिमुलेट इंटेस्टाइनल पेरिस्टल्सिस को। नेक्स्ट हमारे पास है वेजो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड। वेजो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड, दिस इज रेगुलेटरी सब्सटेंस रिलीज बाय GIT सिस्टम। और जो इनका सोर्स जो है ना वो हम करेंगे, सोर्सेस का है पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया से, पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया से, वहाँ से हैं। और ये कहाँ पर हैं, इन जहाँ पर स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होंगे वहाँ पर होंगे, और साथ में है गाल में, गाल ब्लैडर, और इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। और इनका जो एक्शन है, एक तो ये क्या है कि ये इंक्रीज़ करता है इंटेस्टाइनल और इलेक्ट्रोलाइट सिक्रीशंस को इंक्रीज़ करवा देते हैं। तीसरा ये है, दूसरा काम ये है इसका कि ये रिलैक्सेशन ऑफ इंटेस्टाइनल जो है, रिलैक्स करते हैं इंटेस्टाइनल स्मूथ मसल्स, रिलैक्सेशन ऑफ इंटेस्टाइनल स्मूथ मसल सेल्स को और प्लस स्फिंक्टर्स को, इसीलिए इनके पास ही रिलीज़ होते हैं। इनकी जो रेगुलेशन है वो कहाँ कैसे होती है, इंक्रीज़ बाय डिस्टेंशन जो है, इंक्रीज़ होते हैं डिस्टेंशन, GIT कोई डिस्टेंशन हो, वेगल स्टिमुलेशन, और ये डिक्रीज़ होता है बाय एड्रीनर्जिक। एड्रीनर्जिक जो है ना सिंपैथेटिक हार्मोन है, एड्रीनर्जिक, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन जो है ना इसको डिक्रीज, सिंपैथेटिक सिस्टम को जो हार्मोन से एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन इसको डिक्रीज़ करवा देते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं वो आपने एक लिखना है, वाइपोमा। वाइपोमा के बारे में कुछ सुना, ये नॉन अल्फ़ा और बीटा सेल्स, दिस इज़ द नॉन अल्फ़ा एंड बीटा आइलेट सेल ऑफ पेंक्रियास ट्यूमर से, और ये सिक्रीट करते हैं VIP, और दे सिक्रीट्स VIP, और ये जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा नीचे आते हैं VIP, वेजो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड ज़्यादा से ज़्यादा डिक्रीज़ करते हैं, और पेशेंट प्रेजेंट करता है विद वाटरी डायरिया के साथ, ठीक है, वाटरी, सॉरी मैं इसको इरेज कर देती हूँ, वाटरी डायरिया के साथ ही प्रेजेंट करेगा। इसके अलावा पेशेंट को क्या हो गया, हाइपोकैलीमिया, क्लोरोहाइड्रिया, जिसको हम WDHA सिंड्रोम भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है सिक्रीशंस, नेक्स्ट सिक्रीशन हमारे पास है वो है नाइट्रिक ऑक्साइड NO, और इसको हम करें नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ना, दिस इज़ रिलीज्ड बाय ऑल द सेल्स, ठीक है, और स्पेसिफिक कोई सेल नहीं है, ये क्या करते हैं, ये इंक्रीज़ करते हैं, और इसका जो फंक्शन है वो क्या है कि ये इंक्रीज़ करते हैं स्मूथ मसल्स की रिलैक्सेशन को, और दूसरा ये इंक्लूड्स जैसे कि हैंड स्मूथ मसल रिलेशन, और उसके अलावा लोअर ऑसोफेजियल स्फिंक्टर्स की भी प्लस उसी की सिक्रेशन जो स्फिंक्टर्स की रिलैक्सेशन भी करवा देता है, और यूज़ ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड सिक्रेशन इम्प्लिकेट इन इंक्रीज इन लोअर ऑसोफेजियल टोन। अगर किसी पेशेंट में ना
लोअर ओसोफेजियल टोन जो है ना वो इंक्रीज तब होगी जब उसका लॉस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड से जो है सिक्रीशन हो, कि वो ना सिक्रीट हो, तो उनका टोन इंक्रीज़ होगा। और वो ये इंक्रीज़ हो जाता है, ये कब इंक्रीज़ होंगे, लोअर ओसोफेजियल टोन ऑफ एक्लेरियम। हमारे पास जो है ना इसके बाद जो है रेगुलेटरी सब्सटेंस जो रिलीज़ होते हैं वो हैं ग्रेलिन। दिस इज सिक्रेटेड बाय स्टमक एंड और इसका फंक्शन क्या है कि ये इंक्रीज़ करता है एपेटाइट को, ठीक है। और ये इंक्रीज़ होते हैं, रेगुलेशन इसकी क्या है कि ये इंक्रीज़ हो जाते हैं इन फास्टिंग स्टेट में और डिक्रीज़ हो जाते हैं बाय फूड। और जो है ना इसकी जो है रेगुलेशन के बाद हो जाता है कि ये जो है इंक्रीज़ हो जाते हैं इन प्रेडर बेली सिंड्रोम में। और इसके अलावा आ जाता है कि ये डिक्रीज़ होते हैं आफ्टर गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी। इसलिए एपेटाइट डिक्रीज़ हो गए तो वो जो अपने वेट को रिड्यूस करवाना चाह रहे हो तो वो लोग ही गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी करवाते हैं और ये डिक्रीज़ करवा देते हैं ग्रेलिन सेक्रेशंस को। इसके अलावा जीआईटी में कुछ और चीज़ें जो रिलीज़ होती हैं वो है हमारे पास, जैसे कि इंट्रिंसिक फैक्टर्स। तो इंट्रिंसिक फैक्टर्स जो हैं ये रिलीज़ होते हैं बाय द पैराइटल सेल्स ऑफ स्टमक में ही रिलीज़ होंगे। पैराइटल सेल्स ऑफ जो स्टमक के हैं पैराइटल सेल्स वो इसको रिलीज़ करवा देते हैं। और इनका एक्शन क्या है कि ये विटामिन B12 जो बाइंडिंग प्रोटीन है रिक्वायर्ड होता है। सही, इनका एक्शन क्या है कि ये उसी पे होंगे, रिक्वायर्ड फॉर बाइंडिंग प्रोटीन्स का काम करते हैं। तो ये रिक्वायर्ड होते हैं विटामिन B12 की अपटेक के लिए टर्मिनल आइलियम में। और इसका एक्शन कहाँ पर है, नॉन टर्मिनल आइलियम में विटामिन B12 की अपटेक को इंक्रीज़ करवा देते हैं। फिर उसके बाद इसकी रेगुलेशंस को छोड़ के हम नोट्स पे आ जाते हैं कि जैसे कि क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस, पर्नीशियस एनीमिया है ना, पर्नीशियस एनीमिया और या तो क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस में, इन दोनों में क्या हो जाता है कि पैराइटिस सेल्स लॉस हो जाते हैं। क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस में पैराइटल सेल्स लॉस हो जाते हैं, कैसे, ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन हो जाती है, ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन, जिसकी वजह से, इसी की वजह से पेशेंट को क्या होगी, विटामिन B12 डेफिशिएंट हो जाएंगे और पेशेंट को प्रेजेंट करेंगे विद एनीमिया के साथ ही होगा, लेकिन उसकी जब CBC कराएंगे तो मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया के साथ प्रेजेंट करेंगे। फिर उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट हमारे पास है इंट्रिंसिक फैक्टर के बाद नेक्स्ट हमारे पास है गैस्ट्रिक एसिड, जिसको हम HCl लिखते हैं हमेशा। और दीज आर रिलीज्ड बाय द वही पैराइटल सेल्स ऑफ स्टमक के ही। और ये इसकी जो है ना एक्शन क्या है कि ये डिक्रीज़ करते हैं स्टमक pH को और इंक्रीज़ करते हैं एसिडिटी को। और इसकी रेगुलेशन क्या होती है कि ये इंक्रीज़ होते हैं बाय कौन कौन सी चीज़ें, हिस्टामिन इसको इंक्रीज़ करवा देते हैं, वेगल स्टिमुलेशन इसको इंक्रीज़ करवा देता है, एसिटाइलकोलिन जो है वो इंक्रीज़ करवा देते हैं, गैस्ट्रिन हमने पीछे पूरा स्टार्ट में बिल्कुल वो इंक्रीज़ करवा देते हैं। लेकिन ये डिक्रीज़ होते हैं बाय, हमने सेकंड जो रेगुलेटरी सब्सटेंस पढ़ लिया था सोमेटोस्टेटिन, वो इसको डिक्रीज़ करवा देते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पेप्टाइड्स इसको डिक्रीज़ करवा देते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन इसको डिक्रीज़ करते हैं और सेक्रेटिन इसको सेक्रेशन को डिक्रीज़ करवा देते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है ना हम इसके बाद नेक्स्ट करेंगे वो है हमारे पास पेप्सिन। पेप्सिन जो है ना वो रिलीज़ होते हैं इन द पेप्सिनोजन फॉर्म बाय चीफ सेल्स ऑफ स्टमक, इसको रिलीज़ करते हैं चीफ सेल्स ऑफ स्टमक। और ये पेप्सिनोजन फॉर्म में ही रिलीज़ होते हैं
और दूसरा ये कि ये ना क्या करते हैं, इसका एक्शन क्या है, फंक्शन क्या है इसकी, ये प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और इसकी रेगुलेशंस कैसी होती है कि ये इंक्रीज़ होती हैं, इसकी रेगुलेशन में ये है कि इंक्रीज़ बाय वेगल स्टिमुलेशन, एस्टाइल कोलिन पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन जो है, और किसी लोकल एसिड्स। और ये जो है ना इनोसिस पे क्या है कि ये पेप्सिनोजन फॉर्म में ही रिलीज़ होते हैं, और पेप्सिनोजन फॉर्म से इसको कन्वर्ट करना होता है इनटू पेप्सिन, क्योंकि पेप्सिनोजन जो है ना वो जो पेप्सिनोजन फॉर्म है, दिस वन इज़ द इनएक्टिव फॉर्म और दिस वन इज़ द एक्टिव फॉर्म। और ये इसको कन्वर्ट कौन करते हैं, स्टमक की एसिडिटी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है लास्ट में जो है वो बाइकार्बोनेट है, HCO3 बाइकार्बोनेट। These are released by the mucosal cells of the stomach। इसके अलावा डिडिनम, इसके अलावा स्लाइवरी ग्लैंड्स, पेनक्रियास एंड लूनर्स ग्लैंड्स। लूनर्स ग्लैंड्स जो है ना ये प्रेजेंट हैं, these glands are present especially in duodenum। और इसकी जो है ना कि इसका फंक्शन क्या है, ये न्यूट्रलाइज करते हैं एसिडिटी को। और इसकी रेगुलेशन क्या है, इंक्रीज बाय pancreatic and biliary secretions। और दूसरा ये कि फिर उसके बाद इसके नोट्स क्या हैं कि ये जो है ना ट्रैप्ड होते हैं इन म्यूकस में, जो कि कवर करते हैं इस गैस्ट्रिक एपिथेलियम को। ये ट्रैप्ड होते हैं इन म्यूकस के अंदर, म्यूकस के अंदर, और ये कवर करते हैं गैस्ट्रिक एपिथेलियम को और प्रिवेंट करवाते हैं, ये बचाता है कि वो अल्सर से हैं, अल्सर फॉर्मेशन को ही प्रिवेंट करते हैं। सही, यहाँ तक हमारे GIT के कुछ रेगुलेटरी सब्सटेंसेस और कुछ सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स हो गए। 4 जो एंड में हैं सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स, और एंड में जो किए थे वो हैं सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स, और बाकी जो है ना वो है हमने कुछ रेगुलेटरी सब्सटेंसेस और स्टमक कर लिए। ठीक है, दीज आर द रेगुलेटरी सब्सटेंसेस ऑफ स्टमक। गैस्ट्रिक जो हैं, अब उसमें क्या है कि कौन कौन से गैस्ट्रिक जो हैं, गैस्ट्रिन, सोमेटोस्टेटिन, सेक्रेटिन्स, कोलिसिस्टोकाइनिन, ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड, मोटिलिन, VIP vasoactive intestinal peptides, nitric oxide and proline. These all are regulatory substances. And there is all intrinsic factor, gastric acid, पेप्सिनोजन और पेप्सिन बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट हम इसके बात करेंगे कुछ सेक्रेटरी सेल्स की लोकेशंस, और इन सब की लोकेशंस डायग्राम्स वाइज में कि हम डायग्राम्स में उसको कैसे करेंगे। ठीक है, हमारी नेक्स्ट वीडियो में है, लेक्चर्स में हम उसको कर लेते हैं, ये बहुत लंबी हो जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।